नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1133 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन महज रस्मी नहीं होता, उससे सरकार की उपलब्धियों और चल रही योजनाओं की प्रगति के साथ साथ आगे की योजनाओं और नए संकल्पों का पता मिलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार किन क्षेत्रों पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करने वाली है। प्रधानमंत्री के इस बार के संबोधन में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों, उत्पादन और विपणन के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, सहकारिता और पूर्वोत्तर के विकास पर जोर रहा। सरकार ने इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में सहकारिता के रूप में एक नए विभाग का गठन किया है। इसका मकसद देश में सरकारी और निजी प्रयासों से विकास संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाना है। स्वाभाविक ही स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया। कोरोना काल में पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार का बल पहले से आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर है। दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के साथ विकास योजनाओं में जन साधारण की सहभागिता भी हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में एक पद और जोड़ा, सबका प्रयास। पैरा। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों में असंतोष देखा जा रहा है। पिछले साल सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए थे, उनके विरोध में करीब 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस विषय पर प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से स्पष्टीकरण देने का प्रयास कि किस तरह छोटे किसानों की उन्नति के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। देश में 80% किसान छोटी जोत वाले हैं। 2 हेक्टेयर या उससे कम खेत वाले। उनकी उपज की वाजिब कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हर छोटे किसान के खाते में नकदी पहुंचाने का भी उन्होंने उल्लेख किया। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से उन्होंने कृषि क्षेत्र में उन्नति की उम्मीद जताई और वादा किया कि हर ब्लॉक में कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था की जाएगी।
हालांकि यह देखने की बात होगी कि प्रधानमंत्री की इन बातों से किसान कितने संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में सरकार का जोर पूर्वोत्तर के विकास पर रहने वाला है। पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी तक रेल सेवाएं शुरू करने की योजनाओं पर काम इसमें महत्वपूर्ण होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों की लंबे समय से शिकायत रही है कि उन तक विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाती। सरकार ने उधर ध्यान केंद्रित किया है तो निसंदेह इससे उन क्षेत्रों में बेहतरी की उम्मीद जगी है। पैरा प्रधानमंत्री के संबोधन में सबसे अधिक बल साझेदारी पर रहा। वे बार बार उल्लेख करते रहे हैं कि हमारे देश में हुनरमंद युवाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें उनके सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करने की जरूरत है। इसी दृष्टि के साथ सरकार ने नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना शुरू किया था। प्रधानमंत्री के सबका प्रयास कहने का मकसद भी यही है कि विकास कार्यों को अकेले सरकारी प्रयासों पर केंद्रित न करके सहकारिता और परस्पर सहयोग के जरिए उन्हें पूरा करने की कोशिश हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने सरकारी अड़चनों को दूर करने का भी संकेत दिया। अगर यह सही ढंग से फलीभूत हो तो आने वाले दिनों में निसंदेह इसके बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। पैरा अफगानिस्तान में फिर से तालिबान राज कायम होने जा रहा है। रविवार को राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर ताजिकिस्तान चले जाने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंतरिम सरकार के जरिए ही अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को सौंपी जाएगी। तालिबान ने मुल्ला बरादर को देश का भावी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। रविवार को काबुल में तालिबान की दस्तक देश के भविष्य का संकेत देने के लिए काफी है। अशरफ गनी चाहते थे कि तालिबान बातचीत कर सत्ता में भागीदारी जैसी बात पर राजी हो जाए, लेकिन तालिबान इस प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुका था। अब जो हालात हैं उनसे साफ है कि अफगानिस्तान पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े संकटों में घिर गया है। शांति वार्ताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। ज्यादा चिंता इसलिए भी है कि अब इस देश में गृह युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर एक बार गृह युद्ध भड़क उठा तो यह इस मुल्क के लिए हर तरह से बर्बादी वाला साबित होगा। पैरा गौरतलब है कि पिछले 4 महीने में तालिबान ने देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल में केवल 2 दिन में ही उसने 6 प्रांतों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे साफ है कि तालिबान की ताकत के आगे अफगान सेना बिना किसी प्रतिरोध के हथियार डालती रही। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सेना के नाम पर अफगानिस्तान
के पास कुछ नहीं बचा रह गया। अमेरिका भले दावे करता रहा हो कि उसने लाखों अफगान सैनिकों को प्रशिक्षण दे दिया है और तालिबान से निपटने की सारी कलाएं सिखा दी हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो तालिबान लड़ाके इतनी आसानी से काबुल नहीं पहुंच जाते। 2.5 दशक पहले तालिबान ने छापामार युद्ध और हिंसा से सत्ता हथियाई थी। इस बार उसने अलग रणनीति अपनाई, कूटनीति से काम लिया। उसने अफगान प्रशासन और सेना में पैठ बनाई, सरकारी सैन्य कमांडरों से लेकर सैनिकों तक को अपने साथ मिलाया। तालिबान ने कहा भी है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता चाहता है और लोगों की जान माल की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। ऐसे में अब तालिबान को सत्ता में आने से कौन रोक पाता। पैरा देखने की बात तो यह है कि आने वाले दिनों में काबुल की तस्वीर कैसी बनती है। पद छोड़ने के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी पर अमेरिका का भी दबाव था। अमेरिका की चिंता सिर्फ अपने दूतावास कर्मचारियों और नागरिकों की है, इसलिए उसने 5,000 सैनिक काबुल में उतार दिए हैं। जाहिर है हालात की नजाकत को देखते हुए अमेरिका भी तालिबान के साथ तालमेल बनाने से परहेज नहीं करेगा। अंतरिम सरकार के गठन में भी वह अपनी चलाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि वैश्विक समुदाय तालिबान सरकार को समर्थन देता है या नहीं। पिछली बार तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के अलावा किसी ने तालिबान की सत्ता को समर्थन नहीं दिया था, पर अब हालात अलग हैं। रूस ने शांति वार्ता में भारत और ईरान को शामिल करने का सुझाव दिया है, पर क्या पाकिस्तान को यह बात पचेगी? भारत की चिंता भी अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों और सिख समुदाय के लोगों की सुरक्षा और वहां अरबों रुपए की भारतीय परियोजनाओं को लेकर है। ऐसे में भारत तालिबान को कैसे साधता है, यह बड़ी चुनौती है। जो भी हो, फिलहाल सबकी प्राथमिकता अफगानिस्तान को खून खराबे से बचाने की होनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन महज रस्मी नहीं होता, उससे सरकार की उपलब्धियों और चल रही योजनाओं की प्रगति के साथ साथ आगे की योजनाओं और नए संकल्पों का पता मिलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार किन क्षेत्रों पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करने वाली है। प्रधानमंत्री के इस बार के संबोधन में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों, उत्पादन और विपणन के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, सहकारिता और पूर्वोत्तर के विकास पर जोर रहा। सरकार ने इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में सहकारिता के रूप में एक नए विभाग का गठन किया है।
इसका मकसद देश में सरकारी और निजी प्रयासों से विकास संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाना है। स्वाभाविक ही स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया। कोरोना काल में पैदा हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार का बल पहले से आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर है। दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के साथ विकास योजनाओं में जन साधारण की सहभागिता भी हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में एक पद और जोड़ा, सबका प्रयास। पैरा, इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों में असंतोष देखा जा रहा है। पिछले साल सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए थे, उनके विरोध में करीब 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस विषय पर प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से स्पष्टीकरण देने का प्रयास कि किस तरह छोटे किसानों की उन्नति के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। देश में 80% किसान छोटी जोत वाले हैं। 2 हेक्टेयर या उससे कम खेत वाले। उनकी उपज की वाजिब कीमत दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हर छोटे किसान के खाते में नकदी पहुंचाने का भी उन्होंने उल्लेख किया। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से उन्होंने कृषि क्षेत्र में उन्नति की उम्मीद जताई और वादा किया कि हर ब्लॉक में कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि यह देखने की बात होगी कि प्रधानमंत्री की इन बातों से किसान कितने संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में सरकार का जोर पूर्वोत्तर के विकास पर रहने वाला है। पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी तक रेल सेवाएं शुरू करने की योजनाओं पर काम इसमें महत्वपूर्ण होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों की लंबे समय से शिकायत रही है कि उन तक विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाती। सरकार ने उधर ध्यान केंद्रित किया है तो निसंदेह इससे उन क्षेत्रों में बेहतरी की उम्मीद जगी है। पैरा, प्रधानमंत्री के संबोधन में सबसे अधिक बल साझेदारी पर रहा। वे बार बार उल्लेख करते रहे हैं कि हमारे देश में हुनरमंद युवाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें उनके सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करने की जरूरत है। इसी दृष्टि के साथ सरकार ने नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना शुरू किया था। प्रधानमंत्री के सबका प्रयास कहने का मकसद भी यही है कि विकास कार्यों को अकेले सरकारी प्रयासों पर केंद्रित न करके सहकारिता और परस्पर सहयोग के जरिए उन्हें पूरा करने की कोशिश हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने सरकारी अड़चनों को दूर करने का भी संकेत दिया। अगर यह सही ढंग से फलीभूत हो तो आने वाले दिनों में निसंदेह इसके बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। पैरा, अफगानिस्तान में फिर से तालिबान राज कायम होने जा रहा है। रविवार को राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर ताजिकिस्तान चले जाने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की
तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंतरिम सरकार के जरिए ही अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को सौंपी जाएगी। तालिबान ने मुल्ला बरादर को देश का भावी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। रविवार को काबुल में तालिबान की दस्तक देश के भविष्य का संकेत देने के लिए काफी है। अशरफ गनी चाहते थे कि तालिबान बातचीत कर सत्ता में भागीदारी जैसी बात पर राजी हो जाए, लेकिन तालिबान इस प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुका था। अब जो हालात हैं उनसे साफ है कि अफगानिस्तान पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े संकटों में घिर गया है। शांति वार्ताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। ज्यादा चिंता इसलिए भी है कि अब इस देश में गृह युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर एक बार गृह युद्ध भड़क उठा तो यह इस मुल्क के लिए हर तरह से बर्बादी वाला साबित होगा। पैरा गौरतलब है कि पिछले 4 महीने में तालिबान ने देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल में केवल 2 दिन में ही उसने 6 प्रांतों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे साफ है कि तालिबान की ताकत के आगे अफगान सेना बिना किसी प्रतिरोध के हथियार डालती रही। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सेना के नाम पर अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं बचा रह गया। अमेरिका भले दावे करता रहा हो कि उसने लाखों अफगान सैनिकों को प्रशिक्षण दे दिया है और तालिबान से निपटने की सारी कलाएं सिखा दी हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो तालिबान लड़ाके इतनी आसानी से काबुल नहीं पहुंच जाते। 2.5 दशक पहले तालिबान ने छापामार युद्ध और हिंसा से सत्ता हथियाई थी। इस बार उसने अलग रणनीति अपनाई, कूटनीति से काम लिया। उसने अफगान प्रशासन और सेना में पैठ बनाई, सरकारी सैन्य कमांडरों से लेकर सैनिकों तक को अपने साथ मिलाया। तालिबान ने कहा भी है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता चाहता है और लोगों की जान माल की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। ऐसे में अब तालिबान को सत्ता में आने से कौन रोक पाता? पैरा देखने की बात तो यह है कि आने वाले दिनों में काबुल की तस्वीर कैसी बनती है। पद छोड़ने के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी पर अमेरिका का भी दबाव था। अमेरिका की चिंता सिर्फ अपने दूतावास कर्मचारियों और नागरिकों की है, इसलिए उसने 5000 सैनिक काबुल में उतार दिए हैं। जाहिर है हालात की नजाकत को देखते हुए अमेरिका भी तालिबान के साथ तालमेल बनाने से परहेज नहीं करेगा। अंतरिम सरकार के गठन में भी वह अपनी चलाएगा, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि वैश्विक समुदाय तालिबान सरकार को समर्थन देता है या नहीं। पिछली बार तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के अलावा किसी ने तालिबान की सत्ता को समर्थन नहीं दिया था, पर अब हालात अलग हैं। रूस ने शांति वार्ता में भारत और ईरान को शामिल करने का सुझाव दिया है, पर क्या पाकिस्तान को यह बात पचेगी? भारत की चिंता भी अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों और सिख समुदाय के लोगों की सुरक्षा और वहां अरबों रुपए की भारतीय परियोजनाओं
को लेकर है। ऐसे में भारत तालिबान को कैसे साधता है, यह बड़ी चुनौती है। जो भी हो, फिलहाल सबकी प्राथमिकता अफगानिस्तान को खून खराबे से बचाने की होनी चाहिए। स्टॉप।